नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मैं अक्सर क्राइम की कहानियाँ लाता हूँ। देखिए, आज की हमारी जो कहानी है, वो कहानी एक प्रेम कहानी है या फिर एक एक्स्ट्रा प्रेम कहानी है। जी हाँ, आज की हमारी जो कहानी है, वो कहानी है कानपुर के खरेसा गाँव की। दरअसल कानपुर में खरेसा नाम का गाँव है, उसी गाँव में एक परिवार रहते हैं। ये कहानी है अप्रैल साल 2024 की। इस परिवार के जो मेन मुखिया है, उनका नाम है दिनेश अवस्थी। उनका एक भाई जिसका नाम मनोज और दिनेश की एक बीवी जिसका नाम पूनम। ये तीनों एक साथ एक घर में रहते, तीनों काम करते, कमाते, अपना डेली रोजमर्रा का जीवन अच्छे से गुजारते। दिनेश घर का मुखिया था, इसके नाते अपने परिवार के लिए वो जो कुछ हो सकता, जो कुछ बनता, वो सभी चीजें करता। उसका जो भाई था वो नॉर्मली खेती वगैरह करता, यानी कि मनोज। उसकी बीवी एक हाउसवाइफ थी। इनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सुख शांति समृद्धि सभी चीजें थी। लेकिन देखिए, वक्त का पहिया कब घूम जाए किसी को पता नहीं होता। साल 2024 का आता है, महीना अप्रैल का था। अचानक से एक रोज जो दिनेश अवस्थी है, एक रोज गायब हो जाता है। तो इस बात की भनक किसी को नहीं लगती। दरअसल दिनेश जो हर सुबह सुबह 5-6 बजे निकलता और हर रात को लगभग 8 से 10 बजे के बीच आता घर। लेकिन उस रोज वो निकला तो था, लेकिन घर नहीं आता। कॉल किया जाता, किसी कोई काम पड़ता तो बीच में एक बार कॉल करती उसकी पत्नी, लेकिन दिनेश का कॉल नहीं लगता। अब उसकी पत्नी उसके भाई को बोलती, भाई अपने भाई पे ट्राई करता, उसका भी कॉल नहीं लगता। अब वो लोग क्या करते, गांव में तमाम लोग से पूछताछ करते कि क्या किसी ने भैया को देखा, भाई को देखा, तमाम चीजें। जब गांव वाले इनकार करते कि नहीं मैंने नहीं देखा, फिर मनोज जो था अपने भाई दिनेश के दोस्तों को कॉल करता। वहां से भी कोई इन्फॉर्मेशन जानकारी हाथ नहीं लगती। दोनों घबरा जाते और डर जाते कि आखिर कॉल क्यों नहीं लग रहा, आखिर क्या हो गया। इस बात से वो अनजान थे कि वो गायब हो चुका है। लेकिन देखिए, समय गुजरता है, पूरा छान मारते, ना कोई दोस्त बताता, ना कोई रिश्तेदार बता पाता कि कहाँ है वो। रिश्तेदार क्या कॉल करो, उन्हें लगता है कि रिश्तेदार के पास गए होंगे, वहां भी नहीं। दोस्त के पास गए होंगे, वहां भी नहीं। किसी गांव वालों ने उसे देखा भी नहीं। अब गए तो गए कहाँ। देखते देखते वो पूरे दिन और पूरा रात निकल जाता है। फिर कुछ सुझाव देता है कि काम कीजिए, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन दर्ज कीजिए मिसिंग की। वो लोग अगली सुबह मिसिंग की कंप्लेन दर्ज करते। अब पुलिस वाले इंक्वायरी करने के लिए घर पे आते। सबसे पहले भाई और बीवी से पूछते, यानी कि पूनम और मनोज से, कि क्या आपके भाई दिनेश की और आपके पति दिनेश की कोई किसी से दुश्मनी, कोई बात विवाद भाई से जमीन को लेकर, या बाहर किसी से बात विवाद, किसी दोस्तों से लड़ाई झगड़ा, किसी रिश्तेदार से लड़ाई झगड़ा। लेकिन जो भाई और बीवी थे दोनों, यानी कि पूनम और मनोज, दोनों इस बात से इनकार करते। इसके बाद पुलिस वाले सोचते कि कोई प्रॉपर्टी को लेके बहस हुआ हो कभी भाई के बीच, सभी बातों से इनकार। पुलिस को एक बात समझ में नहीं आई थी कि जब कुछ दुश्मनी था ही नहीं तो आखिर हुआ क्या होगा। फिर गांव वालों से पूछताछ की जाती है। गांव वालों से पूछताछ करने पर पता चलता कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आता, किसी से दुश्मनी, किसी से लड़ाई। ये भी सामने नहीं आता कि अंदर इंटरनली कोई मैटर था, मतलब कि बीवी से लड़ाई या भाई से लड़ाई, ये भी कुछ सामने नहीं आता। अब सोचते कि वो देखे एक मानसिक रोग से ठीक है, एक जवान इंसान है, मतलब ज्यादा उम्र हुई नहीं है उसकी, हो सकता है कहीं गया होगा और बिना बताए चला गया होगा, हो सकता है घर में ही लड़ाई झगड़ा हुआ हो, इसी वजह से वो दूर चला गया हो। तो पुलिस इसमें थोड़ा नरमी बरतती है और उतने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती जितने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जवान था, दिमाग था उसके पास, और ये इसी सोच के पुलिस इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं करती, थोड़ा सा कह सके ढील छोड़ देती है। लेकिन तकरीबन 2 दिन बाद वहीं के नजदीकी के इलाके में खेत के पास एक व्यक्ति गुजर रहा था। जब वो व्यक्ति गुजरता है तो उसे कुछ बदबू आती है। जब वो खेत के पास जाता है तो उसे एक डेड बॉडी दिखती है, जिसपे बॉडी पे चोट के निशान थे। वो फौरन डर के तमाम गाँव वालों को बोलता है और गाँव वाले मिलके पुलिस को कॉल करते। अब पुलिस की एक टीम वहां पे पहुंचती खेत के पास और वो बॉडी को चेक करती। बॉडी की शिनाख्त दिनेश नाम के व्यक्ति से होती, जो कि 2 दिन पहले रिपोर्ट लिखाई गई थी। उसके परिवार को बुलाया जाता है, घर वालों को बुलाया जाता है, यानी कि पूनम और मनोज को। बॉडी की शिनाख्त करके उन्हें बॉडी उनके हवाले किया जाता है, लेकिन उससे पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता। पोस्टमार्टम ये बात क्लियर करते कि ये मर्डर है, इसके बाद बॉडी को सौंपा जाता। अब सवाल है कि पुलिस अभी जिस चीज को मिसिंग रिपोर्ट या फिर खुद चला गया कोई, ये सोच कर चल रही थी, अब वो एक मर्डर केस में बन चुका है, यानी कि मर्डर मिस्ट्री बन चुका है। सवाल ये कि आखिर किसने मारा और क्यों मारा। पुलिस फिर से एक बार इन्वेस्टिगेट करती है, फिर से पूछताछ करती है गांव वालों से, बीवी से और उससे।
लेकिन फिर वही जवाब मिलता है कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं, भाई बीवी से कोई लड़ाई नहीं, बीवी के दिनेश के बीच कोई लड़ाई नहीं हुआ कभी, भाई और मनोज और दिनेश के बीच कभी जमीन को लेकर विवाद नहीं हुआ, तमाम चीजें थी। तो देखिए फिर गांव वालों से पूछताछ करें, गांव वाले भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। रिश्तेदार से पूछताछ किया था, वो भी कोई ऐसा चीज नहीं बताते जिससे पुलिस को किसी पर शक जाए। इधर कुछ दोस्तों को खंगाला जाता, दोस्तों से पूछताछ करने पे दिनेश के कुछ पता नहीं चलता। पुलिस अपने सर पे सर हाथ रख के पीटी जा रही थी। इसके बाद होता क्या है कि अब वो लोग जाते हैं, एक बार बोलते हैं काम करते, बीवी से पूछते हैं, टटोलते हैं कि शायद कुछ बोल दे, कुछ ऐसी बात उसने बताई हो दिनेश ने, शायद उससे कुछ खुल जाए। वो लोग घर पे फिर दोबारा जाते हैं, तिबारा कह सकते हैं। लेकिन इस बार जब घर पे जाते हैं तो बीवी गायब होती है, यानी कि पूनम गायब होती है घर से, घर पे बीवी नहीं होती। जब बोलते हैं पुलिस की कहाँ गई, पता करती तो पता नहीं चलता। अब पुलिस के काम करते कॉल कर लेते हैं, बुला लेते हैं। जब कॉल किया जाता है पूनम को, कॉल नहीं लगता। अब पुलिस सोचती भाई इसको क्या हो गया, ये गायब कहाँ हो गई। पुलिस को कहीं ना कहीं डर भी लगता है कहीं इसके साथ तो कुछ नहीं हो गया। इधर बोलते काम करते इसके देवर यानी कि मनोज को बुला लेते हैं। पुलिस मनोज को कॉल करती, पुलिस मनोज भी गायब, मनोज का भी पता नहीं वो कहाँ है और कॉल लग नहीं रहा, फोन ऑफ वगैरह बता रहा है। अब पुलिस को लगता है कि कहीं यही दोनों तो नहीं कातिल है, कहीं ये दोनों कत्ल करके भाग तो नहीं गए। ये बात जैसे बाहर आती तमाम जो गांव वाले थे वो लोग पुलिस को ताना मारने लगते, पुलिस की बेइज्जती करते कि कातिल आपके निगाहों के सामने था लेकिन आप पकड़ नहीं पाए, आप पहचान नहीं पाए। आपने पूरे गांव में खोजा कातिल, आपने पूरे गांव से पूछा लेकिन कातिल को ही छोड़ दिया। माफ किया। अब पुलिस को भी अक्की बक्की गुल कि भाई हमारे सामने कातिल था, मुझे पहचान नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए। अब पुलिस ने कहीं ना कहीं इस बात को ईगो पे ले लिया कि सामने होते हुए भी हम नहीं पकड़ पाए। इस बात को ईगो पे लेने के बाद पुलिस जोरों शोर से लग जाती है खोजने में मनोज और पूनम को। देखिए अप्रैल में ये मर्डर हुआ था, अप्रैल पूरा बीत जाता, अप्रैल के बाद पूरा जून बीत जाता, मई बीत जाता, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद पूरा जून बीतने वाला था। अब पुलिस पूरे तरह से थक चुकी थी, हार चुकी थी। लेकिन उनका जो ये बेइज्जती हुआ था कि उनके आंखों के सामने से कातिल निकल गया, ये बात जो ईगो पे पुलिस ने ले लिया था, इस केस को छोड़ नहीं रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक फैसला लिया कि उसके जितने भी दोस्त हैं यानी कि पूनम और मनोज के, सभी के कॉल को सर्विलेंस पे डाला जाए। फिर जितने भी फ्रेंड्स थे सभी के कॉल को, यानी कि मनोज और पूनम के जितने दोस्त रिश्तेदार थे सभी के फोन नंबर को सर्विलेंस पे डाला गया। सभी किससे बात करते हैं, किससे बात नहीं करते हैं, और किसका कॉल आता है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, तमाम डिटेल निकालते। जब भी मान लीजिए कोई कॉल आया, वो कॉल किसका था, कौन है, नहीं है, कहाँ का है, सभी डिटेल पुलिस वाले देखते हैं। ये सब करते रहते समय गुजरता जाता, वक्त गुजरता जाता। फोन सर्विलेंस पे सभी का डाले हुए लगभग 6 महीने गुजर जाते। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना आ जाता। नवंबर के महीने में उन्हीं में से एक दोस्त के यहाँ या एक रिश्तेदार के यहाँ कहिए, उनके पास एक नया नंबर से कॉल आता। वो नंबर एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का था। जब पुलिस उसके बारे में डिटेल निकालती तो पता चलता है कोई महिला यूज कर रही है फोन, और ये महिला इस वक्त यानी कि जो फोन आया वो फोन आया है बागेश्वर धाम से। पुलिस में यहाँ पे इस नंबर पे डाउट होता क्योंकि इस नंबर पहले कभी कॉल आया नहीं और इस कॉल पे लंबी बातें हुई। अब पुलिस की एक टीम फोन बागेश्वर धाम रवाना होती, वहां पे जाके पता करती क्या कि ये कॉल किस महिला ने किया। और जब पुलिस उस महिला तक पहुंची तो वो महिला कोई और नहीं बल्कि पूनम थी। अब पूनम को पुलिस पकड़ती, पूनम से मनोज का पता लेती, मनोज को भी पुलिस अरेस्ट करके दोनों की यूपी के कानपुर लाती और वहां सख्ती से पूछताछ करती। अब देखिए सबसे पहले ये जो मनोज था वो कहता कि देखिए सर हम कभी भागे ही नहीं थे, दरअसल मेरी जो भाभी है पूनम, उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है और इसीलिए हम लोग वहां से निकले थे और इलाज करवाने के लिए बागेश्वर धाम गए। पुलिस तो पुलिस होती है, लॉजिक भी नहीं था इसके पीछे कि इलाज करवाने के लिए इतना टाइम और फोन बंद करने की क्या जरूरत थी। इधर पुलिस अपने तरीके से यानी कि पुलिस के अंदाज में पूछताछ करती है, तब मनोज टूट जाता है और जो कहानी सुनाता है वो आप सुनिए। इधर दूसरी तरफ पूछताछ पूनम से भी की जाती है, पूनम से भी पूछताछ की जाती है, उसको भी तोड़ा जाता और ओवरऑल जो कहानी निकल के सामने आते हैं वो जरा सुनिएगा। दरअसल दिनेश जो था, दिनेश बहुत ही अच्छा इंसान था। सुबह लगभग 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच वो सुबह निकलता और हर रोज रात को 8 से 10 बजे के बीच आता। ये दिन भर अपनी पत्नी और अपने भाई के लिए काम करता ताकि उसे 2 वक्त की रोटी चैन की दे सके और अच्छी जीवन गुजार सके, उसके जितने शौक हो
वो पूरे कर सके। अपना जीवन को कह सकते हैं अर्पित के समर्पण कर चुका था अपने भाई और बीवी के लिए। लेकिन होता क्या है कि जब इस दौरान जब भाई गायब रहता यानी कि दिनेश गायब रहता, तो घर में जो भाभी और देवर की नजदीकियां थी, मतलब मनोज और पूनम की नजदीकियां बढ़ जाती। ये नजदीकियां इतनी बढ़ जाती कि दोनों एक दूसरे से पसंद करने लगते और शारीरिक संबंध बनाने लगते। अब इस बात से अनजान था दिनेश। दिनेश अनजान रहा लगभग कई समय तक। लेकिन एक रोज जब वो घर आता है दिनेश वक्त से पहले, तो आपत्तिजनक हालात में अपनी बीवी और भाई को देखकर वो होश उड़ जाते उसके। अब देखिए उसके बाद जो दिनेश का बिहेवियर था वो धीरे धीरे चेंज होने लगता। वो बीबी से नाराज रहने लगता, बातें कम कर देता और तमाम तरीके से वो बिहेवियर चेंज कर देता और कह सकते हैं पटे नहीं खाता। ये बात जो पूनम थी उसे पचता नहीं है, उसे खटकती ये बात। वो सोचते कि यार ये तो हमेशा ना वो सुख से रहेगा कभी, और ना मैं रहूंगी सुख से और ना मनोज कभी सुख से रहेगा, क्योंकि हमेशा हम लोगों के बीच ये बातें रह जाएगी। तो इस मामले को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए? तो वो प्लान करते हैं क्यों ना इसे रास्ते से हटा दिया जाए, जिससे वो भी खुश, हम भी खुश और सब खुश। तो ये बात उसके भाई मनोज से बात करती कि देखो अगर तुम उसे रास्ते से मिलकर हटा देंगे तो सारी प्रॉपर्टी भाई की जो है वो तुम्हारी और हमारी हो जाएगी। हम दोनों चैन से सुखी से रहेंगे, वो भी ऊपर जाके सुखी से काटेगा अपना जीवन जो भी होता है वहां। इसके बाद हमारे ऊपर कोई पाबंदियां नहीं होंगी, प्रॉपर्टी पैसे सभी चीजें होंगी, जीवन अच्छे से गुजरेंगे, वरना हम लोग ऐसे ही घुट घुट के मरते रहेंगे। अब ये आइडिया कहीं ना कहीं मनोज को पसंद आया। फिर वो लोग अप्रैल 2024 में अपने भाई यानी कि अपने भाई तो एक अपनी पति को वो लोग मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद वो लोग खेत में लाश को ड्रॉप यानी कि छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। उन्हें लगता है कि ये लाश नहीं मिलेगी, और जब लाश नहीं मिलेगी तो फिर सिद्धार्थ होगा कैसे, और सिद्धार्थ होगा ही नहीं तो कातिल तो दूर की बात है पकड़ी जाना। लेकिन 2-4 दिन बाद जब लाश मिल जाती है तो उनके मन में एक डर आ जाता है कि शायद उनका प्लान फेल हो चुका है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करते करते इन तक पहुंच जाएगी, और इसलिए वो लोग अचानक से वो गायब हो जाते। तो देखिए कातिल कितना भी तेज हो, कितना भी साथी हो, और वो पकड़ा जाता है। इन दो सोचे कहाँ दो भाई की कहानी। एक भाई जो कि अपने भाई और बीवी के लिए दिन रात मेहनत करता है, उनको अच्छे जीवन देने के लिए, और वहीं दूसरा भाई अपने भाई की बीवी के साथ गैर संबंध में था और जान भी ले लेता उस संबंध के चक्कर में अपने स्वार्थ के लिए। एक भाई जो कि निस्वार्थ भाव से अपने पत्नी और भाई का ख्याल रखता था, मेहनत करता था, 2 वक्त की रोटी गुजारा करता था, और एक भाई जो कि अपने स्वार्थ के लिए अपने भाई की जान ले ली। देखिए कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने क्यों समाज में जागरूकता फैलाना है। तो मैं ऐसी कहानी लाता था। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी विचारधारा कमेंट बॉक्स में रखना ना भूले, कमेंट बॉक्स में अपनी विचारधारा जरूर रखें। देखिए मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दे सकते हैं।